अब यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस की तैयारी करें बिल्कुल फ्री। किसी बड़े कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपको यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस के जीएस सिलेबस का संपूर्ण कवरेज प्राप्त होगा। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम टारगेट यूपीएससी 2026 के लिए करंट अफेयर्स का एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले साल के मई में एग्ज़ाम होना है, तो वो बहुत समय है। तो फिर आपके पास ये समय कब आपके हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने अभी से ये शुरुआत किया है, और अगर आप 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स देने का सोच रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो आज ये हमारा होने वाला है फरवरी 2025 से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का करंट अफेयर्स, जिसमें हम विजन आईएएस और आपके पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, संस्कृति आईएएस, इन सभी के करंट अफेयर्स को यहाँ हम देखते हैं, ताकि कोई भी टॉपिक हमारी नज़र से छूट ना सके। हमारा प्रयास यही होता है। एक सेशन जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, जो कि जनवरी 2025 का था, उसे अपलोड किया जा चुका है आपके इस चैनल पे। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखिए, रिवाइज कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें और हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। वहां आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। हमारे साथ रेगुलर यूपीएससी के कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, तो आपको भी देर नहीं करनी है। बिल्कुल फोन उठाइए और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को और देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। पहला टॉपिक है हमारे सामने सोलर एनर्जी से संबंधित। भारत में सोलर एनर्जी का क्या स्थिति है, इसको लेके एक रिपोर्ट आया था फरवरी 2025 में। तो सोलर एनर्जी जो कि सौर ऊर्जा है, उससे संबंधित न्यूज को हम लोग देखेंगे। भारत ने 100 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को हासिल कर लिया था, इसलिए ये खबरों में था उस समय पे। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि भारत की स्थापित क्षमता क्या 100 गीगावाट से अधिक है सौर ऊर्जा में, तो बिल्कुल इसका आंसर हाँ सही हो जाएगा, क्योंकि 100 गीगावाट की क्षमता को भारत ने हासिल कर लिया है ना। टोटल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी है भारत की, तो 100.33, 100.33 गीगावाट जो है ये भारत का स्थापित सोलर एनर्जी क्षमता है। ठीक है, 2014 में कितना था, तो उस समय था 2.82 गीगावाट। समझ रहे हैं, सिर्फ 11 सालों में भारत ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हासिल की है। 2014 में ये क्षमता 2.82 गीगावाट था, और वो 2025 में बढ़कर कितना हो गया है, 100.33 गीगावाट। अगर आप मेंस में भी रीन्यूएबल एनर्जी पर लिखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप प्री में जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे ऐसे आंकड़ों से सवाल पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर आपसे प्रतिशत में पूछे 2014 से लेकर 2025 तक सोलर एनर्जी की स्थापित क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो है 3450% की वृद्धि। ठीक है, 3450% की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे, 3450% की वृद्धि हुई है सोलर एनर्जी को स्थापित सोलर एनर्जी की जो स्थापित क्षमता है उसमें। टाइम पीरियड याद रखेंगे 2014 से लेके 2025 तक। ऐसे याद रखिए कि जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, उस समय से लेके अभी तक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमारे देश ने 3450% की वृद्धि की है। ठीक है, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है। देखिए, सोलर एनर्जी तो एकमात्र ऐसा है नहीं कि सिर्फ यही रीन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी भी है, थर्मल विंड एनर्जी है, और बहुत सारे ऐसे एनर्जी हैं जो कि आप रीन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। तो उसमें सोलर एनर्जी का हिस्सा कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। सोलर एनर्जी का हिस्सा कितना है, 47%। ध्यान रखेंगे, है ना, सोलर एनर्जी का हिस्सा कितना है, 47%। आपके लिए एक होमवर्क है, आप बताएंगे कि हमारे पास जो विंड एनर्जी है उसकी हिस्सेदारी कितनी है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। जो पवन ऊर्जा है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पवन ऊर्जा का योगदान हमारे देश में कितना है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ध्यान रखेंगे, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत योगदान है, 47%, 47%। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपसे पीसीएस वगैरह में भी पूछा जा सकता है।
सौर ऊर्जा क्षमता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नाम यहाँ बिल्कुल क्रम वाइज दिया हुआ है। 5 राज्यों का नाम है और ये पांचों को एज इट इज रट लेना है। ठीक है, ये ऐसा कहीं भी पूछा जा सकता है, इसे रट लेना है बिल्कुल। पहले नंबर पे राजस्थान है। ऐसा ध्यान रखिए कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वही सोलर एनर्जी में सबसे आगे है। फिर गुजरात है, राजस्थान से सटा हुआ ही है गुजरात। साउथ में फिर चले जाएंगे तमिलनाडु, और चौथे में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, और पांचवें में है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अगर 5 सौर ऊर्जा क्षमता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों का नाम आपसे पूछा जाए, तो उसमें पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा गुजरात, तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु, चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र, और पांचवा हो जाएगा मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों के नाम को बिल्कुल याद कर लेंगे। एक तकनीक होती है, फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये सोलर पैनल जो है उसमें यूज किया जाता है इसका, फोटोवोल्टिक सेल का। इसलिए ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, फोटोवोल्टिक सेल। और ध्यान रखेंगे, फोटोवोल्टिक सेल जो है ये बनता किससे है, जिससे सेमीकंडक्टर बनता है ना, सेमीकंडक्टर जिससे बनाया जाता है उसी से ये फोटोवोल्टिक सेल भी बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एक नया टर्म है हमारे पास, राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, राउंड द क्लॉक क्या है? तो राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। और इसका मतलब क्या है? राउंड द क्लॉक का मतलब है कि ऐसी परियोजनाएं जो लगातार 24 घंटे तक नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उपलब्ध करा सके। ठीक है, ऐसा परियोजना जो लगातार 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से आपको बिजली उपलब्ध कराती हो, उसके लिए राउंड द क्लॉक टर्म का यूज किया जाता है। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, तो हो सकता है कि आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये एक अनुमान लगाया है, और इसके अनुमान के अनुसार यदि देश की कुल बंजर भूमि, देश में जितना बंजर भूमि है उसके 3% क्षेत्र पर अगर सौर पैनल को बिछा दिया जाए, तो हमारे देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो 748 गीगावाट तक पहुंच जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, तो अगर सोचिए कि हम जो बंजर भूमि है भारत का, अगर उसके 3% पे भी हम सोलर पैनल को लगाते हैं, तो जो अभी हम 100 गीगावाट पे हैं, ये बढ़ के सीधा कितना हो जाएगा, 750 गीगावाट पे हो जाएगा। तो सोचिए कि कितनी मतलब कि कितना क्षमता हमारे देश में अभी भी बेकार जा रहा है, वो बंजर भूमि जो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया था नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित, और वो लक्ष्य क्या था, वर्ष 2030 तक जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। अब उत्सर्जन तीव्रता क्या होता है, तो जीडीपी को बनाने में जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है ना, तो उसकी तीव्रता को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था एसडीजी गोल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और दूसरा था कि 2030 तक जो हमारी विद्युत आवश्यकताएं हैं उसका 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है। देखिए, एसडीजी और पंचामृत घोषणा जो कि COP26 हुआ था, इसमें एक अंतर है। एसडीजी वाले में क्या है कि जितना हम लोग टोटल बिजली यूज कर रहे हैं उसका 50% जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आना चाहिए, 50%। ये बात करता है एसडीजी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता से हासिल करना है, तो ये हमारा पंचामृत घोषणा से संबंधित है। और पंचामृत घोषणा जो है ये COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया शब्द था ये पंचामृत घोषणा। तो 500 गीगावाट की बात करें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, तो वो हो जाएगा पंचामृत घोषणा COP26। और 50% की बात करें तो वो हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट वो है कि जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है इसमें स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। देखिए, ऐसे सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे, कथन देके आपसे पूछा जा सकता है। तो 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र में। अब जो सौर फोटोवोल्टिक सेल होता है या सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली होता है वो 3 प्रकार का होता है। हो सकता है कि आपसे यहां से पूछ ले, जो आगे दिया गया फैक्ट था हो सकता है वहां से ना पूछे, 3 प्रकार के बारे में पूछ ले। तो 3 प्रकार कौन कौन सा होता है याद रखेंगे, ऑन ग्रिड प्रणाली,
बैटरी बैकअप ग्रिड कनेक्शन प्रणाली और ऑफ ग्रिड प्रणाली। इन तीनों में क्या अंतर है हम उसे देखते हैं। देखिए, ऑन ग्रिड प्रणाली में सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि इसमें ऊर्जा भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑन ग्रिड प्रणाली में ऊर्जा को स्टोर नहीं किया जाता है, ये याद रखेंगे, है ना। इस प्रणाली में जो अतिरिक्त उत्पन्न बिजली है उसे ग्रिड में भेजा जा सकता है, ये अनुमति देता है आपका ऑन ग्रिड प्रणाली। ध्यान रखेंगे, ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है ऑन ग्रिड प्रणाली में। बैटरी बैकअप वाले में नाम से ही पता है कि इसमें ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। तो सौर पैनल जो है ये क्या करता है, ग्रिड को बैटरी भंडारण इकाई से जोड़ देता है। ग्रिड और बैटरी भंडारण इकाई है उससे जोड़ने का काम करता है आपका सौर पैनल, है ना। और जब स्थिति खराब होती है तो यही बैटरी का भंडारण जो है ये बैकअप प्रदान करता है उस क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट है ऑफ ग्रिड प्रणाली। ऑफ ग्रिड प्रणाली क्या है कि सूर्य के प्रकाश से सीधे बिजली बनाने में इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे तीनों प्रणालियों का नाम देके आगे जोड़ देगा कि डायरेक्ट हम सूर्य के रोशनी में डायरेक्ट हम बिजली कैसे बना सकते हैं, तो वो ऑफ ग्रिड प्रणाली से बना सकते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां ग्रिड से निरंतर बिजली आपूर्ति की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है हमारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसने मार्च 2024 में ग्रिड से कनेक्टेड सौर इन्वर्टर और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि सौर इन्वर्टर और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए मानक और लेबलिंग का कार्यक्रम कौन शुरू किया है, तो वो हो जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। कब से? मार्च 2024 से। अब अगर यहाँ भारतीय स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसका नाम दे देगा तो ये कंफ्यूज नहीं होना है ना। BEE याद रखेंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ये मानक और लेबलिंग कार्यक्रम चला रहा है जो सोलर इन्वर्टर और सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है उसके लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 क्या कहता है कि सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए परमाणु ऊर्जा को उत्पादन में जितनी भूमि की आवश्यकता होती है उससे 300 गुना अधिक हमें जमीन चाहिए सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें तो पूरा एक बहुत बड़ा ढांचा होता है सोलर एनर्जी का। तो परमाणु ऊर्जा की तुलना में 300 गुना ज्यादा आवश्यकता होता है भूमि का, ये याद रखेंगे, है ना। अब सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन कौन से आवश्यक खनिज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सोलर पैनल जो है उसे बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और एक होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट। 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम में निकेल से संबंधित एक सवाल था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में कौन सा देश करता है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो जो पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करके 3-3 4-4 मैगजीन पढ़ के आपके लिए ये सारा कंटेंट निकाला जा रहा है ना। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं यूपीएससी का। ठीक है, और निकेल से जो सवाल पूछा गया है ये आप जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास सोलर एनर्जी से संबंधित। सोलर ये मेंस का है, इसे छोड़ दीजिए। एग्री वोल्टिक्स क्या होता है? एग्री वोल्टिक्स क्या होता है? खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, ये एग्री वोल्टिक्स कहलाता है। ये टर्म याद रखेंगे, एग्री वोल्टिक्स। खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन करना एग्री वोल्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दूसरा, वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये क्यों खबरों में था? क्योंकि इसके शुरू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कब शुरू किया गया था? 2015 में, और अभी 2025 चल रहा है, तो 10 साल पूरा हो गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है ये एक नोडल एजेंसी है, और सभी राज्य या यूनियन टेरिटरी के जो कृषि विभाग हैं उनका काम है कि इसे कार्यान्वित करे। ठीक है, अब आपके सामने एक और सवाल है और आप बताएंगे कि कृषि हमारे 7वीं अनुसूची के किस विषय से संबंधित है। क्या वो संघ सूची से संबंधित है, किस सूची से संबंधित है, ये आप बताएंगे। कृषि किस में आता है आप बताएंगे।
अब जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड था, इससे संबंधित उद्देश्य क्या था इसका, ये योजना लाने का? तो सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। याद रखेंगे, प्रत्येक 3 वर्ष पे किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है? हर 3 वर्ष पे किसानों की खेतों से मिट्टी को जांचा जाता है और फिर उन्हें बताया जाता है कि आपके खेत की जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य कैसा है। मृदा के परीक्षण के आधार पर कौन सा उर्वरक का उपयोग करना है, ये भी बताना एक उद्देश्य था। और अगर भूमि बंजर हो रहा है तो उसे उर्वर कैसे बनाया जाए, उसे उत्पादक कैसे बनाया जाए, ये भी बताना इसका एक उद्देश्य था। तो ये 3 उद्देश्य हैं, तीनों उद्देश्य को याद रखेंगे, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पेचीदा सवाल यहां से बन सकता है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये 12 मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य की निगरानी करती है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है कब शुरू हुआ था, 2015 में। अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये कितने मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य की निगरानी करती है, तो वो है 12 मापदंड, ठीक है? 12 मापदंड याद रखेंगे। अब 12 मापदंड में कौन सा शामिल है, तो पहला है वृहद पोषक तत्व। मिट्टी में वृहद पोषक तत्व कौन से हैं जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये चारों में जो जो बताया जा रहा है आपको पोषक तत्वों का नाम, ध्यान रखेंगे बस उसे कि कौन सा किस श्रेणी में आता है। एक भी नाम इधर उधर कर दिया जाए तो गलत होने का संभावना हो जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जो है ये आएगा वृहद पोषक तत्व में। सूक्ष्म पोषक तत्व में आएगा कौन कौन? जिंक, आयरन, तांबा, मैग्नीज और बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व में आएगा। अन्य में क्या क्या आएगा, तो मृदा का पीएच, पीएच से क्या निर्धारित होता है? अम्लीयता और क्षारीयता, ये निर्धारित होता है। मृदा की विद्युत चालकता क्या है और ऑर्गेनिक कार्बन कितना है मिट्टी में, इन सभी के आधार पर 12 मापदंड होते हैं और 12 मापदंड के आधार पर मृदा का हेल्थ को मापा जाता है, ठीक है? प्रत्येक ग्राम के स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और देश में कुल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो कितना है? 8,272। देखिए ये पीसीएस के लिए फैक्ट ये जरूरी है, ठीक है? फरवरी 2025 तक कितना मृदा कार्ड जारी किया गया है, तो लगभग 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है लगभग कितना जारी किया गया है? अभी तक 25 करोड़ जारी किया गया है। याद रखेंगे इस फैक्ट को। वर्ष 2022-23 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ जोड़ दिया गया। 2015 में शुरू हुआ था और 2022-23 में क्या किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसे जोड़ दिया गया और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक घटक बन गया ये। और उस घटक को क्या नाम दिया गया? मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, ठीक है? उस घटक को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक घटक बना दिया गया इसे 2022-23 में और इसे नाम दिया गया मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता। तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इससे संबंधित भी कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत 2007-8 में की गई थी और इसके घटक कौन कौन से हैं बस देखते चलेंगे, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एक्सेलरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स। तो ये सभी घटक हैं किसके? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई थी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ इसे कब जोड़ दिया गया? तो 2022-23 में, ध्यान रखेंगे। तो ये फैक्ट्स हमारा हो गया, इससे संबंधित 2 टॉपिक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे जाने से पहले एक हमारे पास टर्म है ICPAES। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसा दे के आपसे पूछ लिया जाएगा फुल फॉर्म क्या है। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक ऐसा ही कुछ टर्म दिया गया था और उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो आपके लिए भी जरूरी है कि पिछले 1 सालों में जो चीजें न्यूज में है उसका फुल फॉर्म एटलीस्ट देख के जाइए, ताकि वहां जो आपको ऑप्शन मिले उससे आपका आंसर सही होने का संभावना बना रहे। ICPAES क्या है? मृदा के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये पोषक तत्वों को मापता है कि मृदा में कितने पोषक तत्व किस मात्रा में है। इसका पूरा नाम क्या है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है?
ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इतनी मेहनत से ये पीडीएफ निकाला जा रहा है, तो फायदा उठाइए। फायदा उठाने के लिए जरूरी क्या है? कुछ नहीं, जरूरी सिर्फ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, तो इसका ICP-AES का पूरा नाम क्या है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, मृदा के स्वास्थ्य को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पराली। पराली तो इतना खबरों में रहता है कि क्या ही कहा जाए। तो इससे संबंधित बहुत कुछ नहीं है जानने के लिए, बस ये जान लीजिए कि पराली को जलाने से कौन से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और 10 दोनों है। ठीक है, 2.5 और 10 दोनों उत्सर्जित होता है। तो 5 हानिकारक गैसें निकलती हैं, या उत्सर्जक पदार्थ 5 हानिकारक निकलते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। फिर यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, पराली से ही संबंधित है या फसल अवशेष के प्रबंधन से ही संबंधित है, और एक है उसमें से आई खेत मोबाइल ऐप। आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के द्वारा आई खेत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, और वो राज्य है पंजाब। खेत किसानों से संबंधित है और किसान सबसे ज्यादा सक्रिय कहां पे हैं? पंजाब में। तो आई खेत मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च किया गया है? पंजाब में लॉन्च किया गया है। ये काम क्या करता है? फसल अवशेषों को खेतों में ही निपटाने और किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो आई खेत मोबाइल ऐप पंजाब में है और अवशेषों को निपटाने से और किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है पराली के बदले गोवंश खाद। देखिए, आई खेत, खेत में किसान काम करते हैं, किसान सबसे ज्यादा सक्रिय कहां पे हैं? पंजाब में। गोवंश खाद है ना, तो गाय को बहुत ज्यादा वैल्यू कहां पे दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो गोवंश खाद ऐसा पूछे तो ये कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पराली के बदले गोवंश खाद योजना जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? पराली जलाने की घटनाओं को रोकना और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर है एक पूसा 44। पूसा 44 क्या है? धान की एक किस्म है, लेकिन इसका दिक्कत यह है कि ये बहुत देर से तैयार होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कि पूसा 44 क्या है, बहुत तेजी से विकसित होने वाला धान का किस्म, तो आपको लगेगा कि ये वैज्ञानिक ये है। अगर आपने नहीं रिवाइज किया है तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत जल्दी रेडी होता है। ये रेडी होने में बहुत लंबा समय लेता है, ध्यान रखेंगे पूसा 44 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपका अंगूठा अभी तक लाइक वाले बटन पे नहीं गया है तो उसे वहां ले जाने का कष्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज। वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज क्या है, हम लोग ये देखते हैं। ये खबरों में क्यों था? क्योंकि इस सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें टोटल शहर कितने हैं? 31, और इसमें भारत के 2 शहर शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? एक है इंदौर और दूसरा है आपका उदयपुर, है ना। इंदौर और उदयपुर ही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इंदौर और उदयपुर ही है, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, चलिए, अब ये सूची जो है आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत आता है। वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज, टोटल शहर कितने हैं इसमें? 31। भारत से कितने शामिल हुए हैं? 2, इंदौर और उदयपुर, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये सूची का वैल्यू क्या है। तो प्राकृतिक या मानव निर्मित जो वेटलैंड है उसको महत्व देने वाले शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाती है ना। अगर कोई शहर है जो वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उसे पूरे वर्ल्ड वाइड उसको एक बहुत अच्छा उसको पहचान दिलाती है, उसका प्रचार भी करती है ये सूची। ठीक है, तो इसे कब अपनाया गया था? तो रामसर कन्वेंशन जो कि 2015 में हुआ था, कॉप 12। ठीक है, कॉप 12 का जो बैठक हुआ था 2015 में रामसर कन्वेंशन से संबंधित, तो वहीं पर इस वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज को मान्यता दी गई थी। और ये कॉप 12 का मीटिंग कहां पे हुआ था? तो उरुग्वे में हुआ था, याद रखेंगे। इसे कंटिन्यू रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब जो ये सिटीज वेटलैंड एक्रेडिटेड
सिटीज का जो मान्यता दिया जाता है, ये मान्यता 6 वर्षों के लिए वैध होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जो भारत में जीआई टैग दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए उसका मान्यता रहता है, कितने वर्षों तक। ठीक है, फिलहाल जो वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज के तहत जो मान्यता दिया जाता है शहरों को, वो शहर 6 वर्षों के लिए उसे मान्यता प्राप्त होता है। और टोटल 6 मानदंड हैं। अगर इन 6 मानदंडों में सभी को पूरे तरीके से फॉलो करता है वो शहर, तो वो अपना नाम को फिर से रिन्यू करवा सकता है इस सूची में। अब वो 6 मानदंड कौन कौन से हैं, इसे बस एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। वो 6 मानदंड हैं। रामसर साइट शहर के अधिकार क्षेत्र के भीतर होनी चाहिए, जो शहर है उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर आना चाहिए वो रामसर साइट। दूसरा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की सुरक्षा के लिए वो शहर उपाय कर रहा हो। तीसरा है आर्द्र भूमि के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए उपायों को लागू किया गया हो, सिर्फ उपाय किया ही ना गया हो, उपाय को लागू भी किया गया हो। चौथा है आर्द्र भूमि से संबंधित योजनाओं को शहरी भूमि उपयोग संबंधी निर्णयों में एकीकृत किया जाता हो, है ना। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जन जागरूकता और स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित करता हो। उस शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जन जागरूकता और स्थानीय भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और चौथा लास्ट है आर्द्र भूमि प्रबंधन और रामसर मान्यता के लिए स्थानीय समिति की स्थापना की गई हो। तो अगर इन 6 मानदंडों को कोई शहर मानता है कंटिन्यू, तो वो अपना नाम फिर से रिन्यू करवा के इस सूची में शामिल करवा सकता है, जिस सूची की बात हम लोग फिलहाल कर रहे हैं। इस सूची को कब लाया गया था, तो उरुग्वे में कौन सा रामसर कन्वेंशन का कौन सा कॉप था, तो कॉप 12। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के जो 2 शहरों को शामिल किया गया है वो है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। इंदौर तो जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो आपको जाकिर खान पता ही होगा। कौन जाकिर खान? कौन जाकिर खान? जो कॉमेडियन है, और वो यहीं से हैं, इंदौर से। आजकल हर किसी के फेवरेट कॉमेडियन कौन है? जाकिर खान। ठीक है, तो इंदौर का एक है सिरपुर झील। इंदौर में कौन सा झील है? सिरपुर झील। और ये सिरपुर झील एक रामसर साइट है और ये पक्षी अभयारण्य है। सिरपुर झील एक पक्षी अभयारण्य है। और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है पीसीएस वगैरह में कि सिरपुर झील कहां पर स्थित है, तो सिरपुर झील इंदौर में स्थित है। ठीक है, और जो उदयपुर है वहां पर 5 वेटलैंड है। कौन कौन सा? पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। तो ये 5 वेटलैंड उदयपुर में है। और सिरपुर झील ये एक रामसर साइट है जो कि कहां स्थित है? इंदौर में स्थित है। इन नामों को कंटिन्यू रिवाइज करते रहिएगा, तभी याद होगा। चलिए अब देखिए, भारत में रामसर साइट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिलहाल सितंबर तक, हालांकि हम लोग फरवरी पढ़ रहे हैं पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सितंबर के महीने में, है ना। तो अभी तक जो भारत में रामसर साइट्स की संख्या है 93 है। एग्जाम में जाने से पहले इसे अपडेट जरूर कर लेंगे, ठीक है, कि कितने रामसर साइट हैं। सितंबर 2025 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब ये रामसर साइट की संख्या भारत में कितनी है? 93। एशिया में भारत जो है रामसर साइटों की संख्या में सबसे आगे है। भारत नंबर 1 है एशिया में रामसर साइट के मामले में। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पर है। पहले में कौन है? यूनाइटेड किंगडम, और दूसरे में है मैक्सिको। यूनाइटेड किंगडम में 176 रामसर साइट हैं और मैक्सिको में 144 रामसर साइट्स हैं। याद रखिएगा इस बात को। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स कहां पर है? तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? यूपी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी जी वाला, है ना। तो पहले नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु रामसर साइट्स के मामले में, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा यूपी। वर्ष 2025 में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं भारत में जिसे मान्यता दिया गया? तो उसमें से एक है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य। सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और दूसरा है थेरथांगल पक्षी अभयारण्य। थेरथांगल पक्षी अभयारण्य भी जो है आपका तमिलनाडु में है। और ये दोनों रामसर साइट कहां पर हैं? मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों रामसर साइट मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। कौन कौन सा? सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, थेरथांगल पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और किसे मान्यता दिया गया है 2025 में? तो एक है खेचे ओपलरी वेटलैंड।
खेचे ओपलरी वेटलैंड कहां पर है? सिक्किम में है। खेचे ओपलरी वेटलैंड कहां पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम में इस वेटलैंड को विशिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। वहां के लोग मानते हैं कि यहां पर जाके कुछ प्रार्थना करने से विश को पूरा कर दिया जाता है, आपकी इच्छा जो है वो पूरी होती है। तो विशिंग लेक के नाम से भी जानते हैं सिक्किम के इस वेटलैंड को। और स्थानीय रूप में इसे क्या कहते हैं? शो जो शो। शो जो शो, इसका मतलब क्या है? ओह लेडी सिट हियर। ये वहां की स्थानीय भाषा में बोलते हैं इस झील को। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम रखा है लोगों ने, है ना, ओह लेडी सिट हियर। वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक है उधवा झील। उधवा झील जो है ये है आपका झारखंड में, है ना। उधवा झील जो है झारखंड में। अगर झारखंड से कैंडिडेट देख रहे हैं तो हमें बताएंगे कि ये उधवा झील झारखंड के किस जिले में है। इस अभयारण्य में दो जल निकाय हैं। कौन कौन से? पटोरन और बरहले। आर्द्रभूमि कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को लाया गया था और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि भारत जो है ये वेटलैंड कन्वेंशन जो है, रामसर साइट्स वाला कन्वेंशन, उसमें कब शामिल हुआ था? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए आप अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। नेक्स्ट है गुनेरी का अंतरदेशीय मैंग्रोव। गुनेरी का अंतरदेशीय मैंग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खबरों में है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है कहां पर। तो गुनेरी का जो अंतरदेशीय मैंग्रोव, इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, ये स्थित है गुजरात में। और गुजरात में कच्छ का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है, यानी कि कच्छ जिले में है, गुजरात में। गुजरात की सरकार ने इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो गुजरात का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है गुनेरी का अंतरदेशीय मैंग्रोव। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? वो अधिनियम है 2002 का। ठीक है, इस अधिनियम का नाम याद रखेंगे। इसी के तहत गुजरात की सरकार ने इसे क्या किया है? जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और दुनिया में केवल 8 ऐसे अंतरदेशीय मैंग्रोव वन हैं, इसीलिए गुनेरी का अंतरदेशीय मैंग्रोव जो है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग ये अरब सागर से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल ऐसे जगह पे जहां पे समुद्र का पानी नहीं आता है, खारा पानी नहीं पहुंच पाता है, जो ज्वार भाटा होता है वो नहीं पहुंच पाता है, फिर भी एकदम चारों तरफ से जमीन है। इनलैंड का मतलब ही वो होता है, चारों तरफ से जमीन है और बीच में ये मैंग्रोव वन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, है ना, अभी क्या है कि कुत्तों को लेके बहुत सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया था उसके कारण से पशु कल्याण बोर्ड एक बार फिर से बहुत चर्चा में रहा था। फरवरी में भी ये चर्चा में था, हम लोग देखते हैं कि ये क्यों चर्चा में था। तो मतलब क्यों, क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टैटिक पोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि करंट वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जानने का है नहीं। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। कौन सा अधिनियम के तहत? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है एक हमारी पर्यावरणविद रही थी बहुत फेमस, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें टोटल 28 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 सदस्य संसद सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, वो है F11 बैक्टीरिया से संबंधित। हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्तमान में F11 खबरों में था, ये क्या है? अब आपको लगेगा कि हम पाकिस्तान वाला जो गिराए हैं F16 वही होगा, तो गलत मार के आइएगा। ये बैक्टीरिया है F11, ठीक है, F11 बैक्टीरिया है और F16 नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जैंथोबैक्टेरेसी परिवार से है, ये याद रखना जरूरी नहीं है। F11 जो है ये एक बैक्टीरिया है और अपशिष्ट जल के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बैक्टीरिया है और अपशिष्ट जल के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने PFAS, जिसका पूरा नाम है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस। ठीक है, नाम याद रखेंगे, फुल फॉर्म जितना दिया जा रहा है सब याद रखेंगे, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये क्या है?
पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस एक ऐसा विषैला रसायन है जो ग्रीस, तेल, पानी, गर्मी आदि का प्रतिरोध करता है। आपके पास जो वाटर प्रूफ बैग होगा, आपके पास जो ऐसा कोई कपड़ा होगा जो आग में नहीं जलता होगा, तो उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टिक बर्तन, ये सब में भी इसका इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। भूकंप से संबंधित कुछ न्यूज था, बट उसमें से हमारे जानने लायक सिर्फ एक ये था कि भूकंप 3 तरीके का होता है। एक होता है उथला भूकंप, जिसे सैलो अर्थक्वेक बोलते हैं, जो भूपर पट्टी की गहराई में 70 किलोमीटर की सीमा में उत्पन्न होता है। भूपर पट्टी के अंदर 70 किलोमीटर तक की गहराई में जो उत्पन्न होता है, उसे उथला भूकंप यानी कि सैलो अर्थक्वेक बोलते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि उसका एपिसेंटर बिल्कुल नजदीक होगा भूपर पट्टी के, तो ये सबसे ज्यादा अविनाशी प्रकृति का होता है। दूसरा होता है मध्यम गहराई का भूकंप, और मध्यम गहराई का भूकंप जो ये 300 किलोमीटर की गहराई तक में उत्पन्न होने वाला भूकंप है। और लास्ट है गहरा भूकंप, जो कि लगभग 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होने वाला भूकंप है। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? सैलो अर्थक्वेक, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल। वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल क्या है? नेशनल जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये यूएसए का है, और दूसरा है डिफेंस जियोग्राफिक सेंटर यूके का। ये दोनों मिलकर इसे तैयार करते हैं। इसका काम क्या है वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल का? तो जो नेविगेशन का काम होता है, दिशा प्राप्त करने का जो या जानने का जो काम होता है, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल को। और वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल जो है ये हर 5 साल में अपडेट किया जाता है, इसे याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, क्योंकि मैग्नेटिक मॉडल का बात हो रहा है और वो चुंबकीय ध्रुव से ही संबंधित था। तो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जेम्स क्लार्क रॉस। ठीक है, नाम याद रखेंगे। जेम्स क्लार्क रॉस ने पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की खोज की थी। और जो हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है, ये बीते 100 वर्षों में इसका स्थानांतरण किधर हो रहा है? कनाडा से साइबेरिया की तरफ। स्टेटमेंट चेंज करके आपको दे देगा साइबेरिया से कनाडा की तरफ, और अगर आप इसे नहीं याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो याद रखने के लिए इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है या चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है, ये कनाडा से साइबेरिया की ओर जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछले 5 वर्षों में इसके स्थानांतरण की गति में कमी आई है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गति ज्यादा हो रहा होगा, गति में कमी आ गई है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण धीरे धीरे बदलती रहती है। जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो एक जगह पे स्थिर रहे ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज होते रहता है, वो याद रखिएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मानक समय के बारे में। भारतीय मानक समय से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स था, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो जो स्टैटिक पोर्शन है हम उसे लेके आए हैं। भारतीय मानक समय किसे कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा को। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा को भारतीय मानक समय कहते हैं, जो मिर्जापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, और ये मिर्जापुर में ही पड़ता है, नैनी शायद, है ना। चलिए, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है हमारा भारतीय मानक समय? 5.5 घंटा आगे है, ये आपको पता ही होगा। और ग्रीनविच मीन टाइम को क्या कहते हैं? अब ग्रीनविच मीन टाइम नहीं कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। ठीक है, तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, ग्रीनविच मीन टाइम को का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो नया नाम है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, याद रखेंगे, है ना। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि असम के जो चाय बागान वाले लोग हैं, वो एक बागान टाइम का इस्तेमाल करते हैं, और बागान टाइम जो है ये आपका भारतीय मानक समय से 1 घंटा आगे है ना। इसे जो बागान मालिक थे ब्रिटिश समय पे, वो लोग इसको शुरू किए थे, है ना, 19वीं-20वीं शताब्दी में। चलिए, अब पढ़ते हैं माउंट फेंटाले। माउंट फेंटाले एक ज्वालामुखी है, और कहां पर स्थित है? इथियोपिया में। आज एक ज्वालामुखी और ग्लेशियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया गया था आपके लिए, और अब उसमें कुछ और भी जोड़ दीजिए, तो वो है माउंट फेंटाले। माउंट फेंटाले इथियोपिया में स्थित है। देश का नाम याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये क्या है? एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी जब ब्लास्ट होता है तो उससे जो राख और
अवशेष निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसके जमा होने से एक विशाल और खड़े ढाल वाला जो ज्वालामुखी का निर्माण होता है, उसे ही स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। स्ट्रेट वोल्केनो ऐसे याद रखिए, तो बिल्कुल स्ट्रेट इसका ढाल होता है, बिल्कुल खड़ा ढाल होता है इसका, ठीक है। तो माउंट फेंटाले कहां पर है? इथियोपिया में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और ज्वालामुखियों के नाम हैं, जिसमें से एक है आपका माउंट फूजी। माउंट फूजी कहां पर है? ये जापान में है। माउंट विसुवियस इटली में है। माउंट एटना इटली में है। कौन से द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर, याद रखेंगे, सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना, है ना। फिर है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर जो है ये आपका यूएसए में है। माउंट क्राकाटोवा इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में स्थित है, हलमाहेरा द्वीप पर। इंडोनेशिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया जा रहा है, इसे आप जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। माउंट डुकोनो इंडोनेशिया, माउंट क्राकाटोवा इंडोनेशिया, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट रुआंग इंडोनेशिया। माउंट रुआंग भी इंडोनेशिया में है। कौन से द्वीप पर? सुलावेसी द्वीप पर। और माउंट लेवो टोबी लाकी लाकी, ये तो नाम आपको याद ही होगा, ये भी इंडोनेशिया में है। द्वीप पूछ ले अगर तो फ्लोरेस द्वीप, लाकी लाकी फ्लोरेस द्वीप पर है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खबरों में क्यों था? क्योंकि इसका जल स्तर जो है ये लगातार घट रहा था, और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड जल निकाय है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलबद्ध जल निकाय है, और इसकी सीमा, कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगती है। कौन कौन है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है। कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो इससे क्या कोई ट्रिक बनाया जा सकता है? KATRI, देखिए KATRI, कैटरीना याद रखिए और उसमें ना हटा दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कैस्पियन सागर पूछे आपसे कि कितने देशों से लगता है, तो कैटरीना याद रखिए और ना उसमें से हटा दीजिएगा। तो के से हो जाएगा कजाकिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, आर से हो जाएगा रसिया और आई से हो जाएगा आपका ईरान, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक बनाइए, याद हो जाएगा। कैटरीना उसमें ना जो है नहीं रहेगा, हट जाएगा, है ना। और सबसे लंबी तट रेखा जो कैस्पियन सागर की किससे लगती है? तो कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा लगती है, और एक अनुमान कहता है कि कैस्पियन सागर में लगभग 48 अरब बैरल तेल भंडार मौजूद है। 48 अरब तेल भंडार, 48 अरब बैरल तेल भंडार, समझ रहे हैं। आप बताएंगे एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आके कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। तब तक बने रहिए, और अभी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हाजिर होते हैं तुरंत। चलिए शुरू किया जाए फिर से एक बार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बहुत महत्वपूर्ण, हर परीक्षा से पहले ये जरूरी हो जाता है पढ़ना। तो ये 18वीं रिपोर्ट इस बार लाई गई है, और किसने इसे जारी किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जारी किया है। कहां पर? वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है। आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है, वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां है? याद रखेंगे, देहरादून। और अभी वर्तमान में मंत्री कौन है हमारे? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। और ये इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट थी जो 2023 में लाया गया है, ठीक है। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इसे वर्ष 1987 से हर 2 साल पर इसे जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर इसे जारी किया जाता है। और कब से ये जारी किया जा रहा है? वर्ष 1987 से रेगुलर। और इस श्रृंखला का 18वां रिपोर्ट जो है वो अभी लाया गया फरवरी 2025 में। क्या इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं? हम उसे देखते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है? प्रतिशत के हिसाब से 25.17%। आपसे अगर स्टेटमेंट देके पूछेगा तो प्रतिशत ही पूछेगा, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा वो नहीं पूछेगा। और अगर ऐसा कोई आंकड़ा दिया रहेगा तो मैक्सिमम टाइम वो सही होता है, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े में वो फेरबदल नहीं करेगा एग्जामिनर, है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, प्रतिशत के रूप में अभी भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण प्रतिशत कितना है? 25.17%। इसमें वन आवरण कितना है? 21.76, और वृक्ष आवरण कितना है? 3.41। याद रखेंगे, 25% है टोटल,
जिसमें से 21 है आपका वन और 3 है आपका वृक्ष आवरण। ऐसे करके याद रखिए, पता चल जाएगा ऑप्शन देख के। फिर है 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो लगभग 1445.81 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1445 2021 की तुलना में टोटल वृद्धि कितना हुआ है, 144581। ठीक है, तो बाद लास्ट वाला दो जो है वो पॉइंट के बाद आएगा। 2021 की तुलना में वन आवरण, अब सिर्फ वन आवरण की बात कर रहा है, यहां वन और वृक्ष दोनों की बात कर रहा था। तो 144581 जिसमें पॉइंट दो डिजिट पहले आएगा, ये है वन और वृक्ष दोनों से संबंधित। सिर्फ वन आवरण पूछे तो यहां हो जाएगा 156। ठीक है, 156.41, 156 याद रखिए। वन आवरण में वृद्धि हुआ है 156.41 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण कहां पर है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा वन वाला राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए ये कंटिन्यू रिवाइज करने का चीज है, एक बार में याद नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण कहां पर है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण पूछें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है लक्षद्वीप। अगर राज्य या केंद्र शासित दोनों क्वेश्चन में रहे तो उसमें लक्षद्वीप आंसर होगा। ठीक है, और सिर्फ राज्य पूछे तो उसमें मिजोरम आंसर होगा प्रतिशत की दृष्टि से। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये तीसरे नंबर पे है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि तो ये भी मिजोरम में देखने को मिला है, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट्स एक बार याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब जो सरकार जिस क्षेत्र को मैनेज कर रही है उसके अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि कहां देखने को मिलता है, मिजोरम में, है ना। और सरकार जिस क्षेत्र को मैनेज कर रही है उसके सबसे ज्यादा बाहर अगर पूछे आपसे, बाहर, तो बाहर में गुजरात हो जाएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि उस वन क्षेत्र से बाहर वृद्धि अगर हुआ है तो वो गुजरात में हुआ है। और सरकार द्वारा मैनेज किया जा रहा वन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुआ है, तो वो मिजोरम में हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, उसे देखते हैं। पश्चिमी घाट का अगर पूछे कि पश्चिमी घाट का विस्तार कितने क्षेत्रफल पे है, तो वो है 60,285.61 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी घाट से संबंधित आंकड़ा याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है एक प्रकार से पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के 73% भाग पर जो है वो वन है। पश्चिमी घाट के 73% भाग पर वन है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत के 67% भाग पर वन है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के 73% और पूर्वोत्तर भारत पूछे तो वहां 67%। मैंग्रोव आवरण देश में जो है, टोटल मैंग्रोव आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15%। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन क्षेत्र में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, ये भी याद रखेंगे। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन क्षेत्र में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। लेकिन अगर आपसे मैंग्रोव के मामले में दशकीय परिवर्तन पूछ ले कि 2013 से 23 तक क्या परिवर्तन हुआ है, तो वृद्धि हुआ है उसमें 296 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, 2013 से 23 तक का टोटल पूछे तो उसमें 296 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। और 2021 की तुलना में पूछे तो लगभग 8 किलोमीटर का कमी हुआ है, ये याद रखेंगे। अब मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा कमी जो है ये देखने को मिलता है गुजरात में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है वृद्धि होता है सब, और कमी है कहां पर, गुजरात में। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कमी है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पर है, तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। कहां पर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, है ना। देखिए, जंगल की आग की सर्वाधिक घटना, इसके क्रम में अगर राज्यों का नाम आपसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा जंगल में आग लगता है उत्तराखंड में, फिर है ओडिशा और तीसरा है छत्तीसगढ़। तो इन तीनों राज्यों का नाम याद रखेंगे। जंगल के आग की सर्वाधिक घटना कहां देखने को मिलती है, उत्तराखंड, ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा बांस क्षेत्र, बांस का जो पेड़ होता है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, मेघालय में बहुत सारा बांस पाया जाता है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र लेकिन मेघालय नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि बांस का सबसे बड़ा एरिया कहाँ पर स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। कुल कार्बन स्टॉक कितना है भारत का, तो 7,285.5 मीट्रिक टन। ये सारे फैक्ट्स को एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। कुल कार्बन स्टॉक कितना है भारत का, 7,285.5 मीट्रिक टन जो है भारत का कार्बन स्टॉक है।
2021 की तुलना में कितना बढ़ा है? तो लगभग 82 मीट्रिक टन क्षमता बढ़ा है कार्बन स्टॉक के मामले में। राज्यों में पूछे कि सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किस राज्य में स्थित है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कार्बन स्टॉक, आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ये सारा स्टैटिक पोर्शन में पढ़ने वाला चीज है। लेकिन कार्बन स्टॉक के बारे में एक बात मैं बता दूं कि ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज्यादा कार्बन को अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है, जैसे पेड़ हो गया, महासागर हो गए, भूमि का ऐसा एरिया है जो कार्बन स्टॉक करके रखा हुआ है। अगर आप पेड़ काटते हैं तो वो कार्बन क्या होता है? उत्सर्जित हो जाता है। तो सबसे बड़ा कार्बन स्टॉक अगर आपसे पूछे तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। और प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में शीर्ष पर कौन है? प्रति हेक्टेयर के मामले में तो वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये देहरादून में है। मुख्यालय कई बार पूछा गया है, स्थापना भी कई बार पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आपसे फिर से इसमें से कोई चीज पूछ लिया जाए। तो स्थापना याद रखेंगे 1 जून 1981, मुख्यालय जो है वो है आपका देहरादून। और वर्तमान में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के महानिदेशक कौन है? तो अनूप सिंह है महानिदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के। ये सारे फैक्ट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, यहां से आपसे सवाल बनाया जा सकता है। अब एक है राओर्चेस्टेस असाक ग्रैंसिस, ठीक है। फिर है, ये लिखना टाइप करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने राओर्चेस्टेस जो है ये एक ही बार लिखा है, ठीक है। इन सारे नामों में गारो, केम्पिया, इनके आगे राओर्चेस्टेस लिख लेंगे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये क्या है, राओर्चेस्टेस असाक ग्रैंसिस, राओर्चेस्टेस गारो, राओर्चेस्टेस कैंपिया, तो ये क्या है? मेढक की प्रजातियां हैं, याद रखेंगे, मेढक की प्रजातियां हैं। कई बार ऐसा यूपीएससी में इस तरीके का सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे राओर्चेस्टेस जो है ये आपका मेढक की प्रजातियां हैं और ये मेघालय के गारो हिल्स में पाई गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े समशीतोष्ण वर्षावन जलवायु बायोम वाले देश कौन कौन से हैं, ये भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा समशीतोष्ण वर्षावन जलवायु बायोम कहां पर है? आपका कनाडा में है। समशीतोष्ण वर्षावन के बारे में पूछे तो सबसे ज्यादा कनाडा, फिर अमेरिका, चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखेंगे इसमें रूस शामिल नहीं है, ठीक है। समशीतोष्ण वर्षावन के बारे में बात हो रही है तो कनाडा, अमेरिका, चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समशीतोष्ण किस एरिया को कहते हैं और यूरोप इसमें शामिल क्यों नहीं है। अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। चलिए, जल की कमी, सूखा, जंगल की आग के कारण किस देश की सरकार ने 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो वो देश है इक्वाडोर। जल की कमी, सूखा और जंगल की आग के कारण, ध्यान रखेंगे कारण। कोइमा मछली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पूर्वी घाट में पाई गई है और ये ताजे जल की मछली है। ताजे जल में रहने वाली मछली है। ताजा जल और खारा जल दो प्रकार का जल होता है, तो उसमें कोइमा मछली जो है वो सिर्फ ताजे जल में रह सकती है और ये मछली कावेरी की सहायक नदियों में पाई गई है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कोइमा मछली तो याद रखिए कहाँ पे पाया गया? पूर्वी घाट में। कौन से नदी में? कावेरी की सहायक नदियों में। अब आपसे पूछा जा सकता है कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो सहायक नदियां हैं भवानी, मोयार, काबिनी और पंबर, ठीक है। तो भवानी, मोयार, काबिनी, पंबर किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब गंगा नदी से संबंधित कुछ पहलों को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी के समय पे महाकुंभ खत्म हुआ था, इस कारण से हमें देखना होगा ये। हाँ, तो गंगा नदी से संबंधित पहल हम लोग बात कर रहे थे। गंगा नदी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हमारी जो अभी की सरकार है या जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही है, उन सभी ने बराबर योगदान दिया है। तो देखते हैं कौन सा प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, कब इसमें क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम ईयर को देखेंगे और उसमें से क्या बदलाव चेंजेस किया गया है कुछ महत्वपूर्ण, उसे देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रोग्राम है ये नमामि गंगे कार्यक्रम है और नमामि गंगे कार्यक्रम को वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। कितने बजट के साथ शुरू किया गया था इसे? 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2014-15 में शुरू किया गया था। लेकिन अभी इस बजट को बढ़ा करके कर दिया गया है 22,500 करोड़ रुपए, ठीक है। 20,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 22,500 करोड़ रुपए। और टाइम पीरियड अगर आपसे पूछे नमामि गंगे कार्यक्रम का तो वो हो जाएगा आपका 2026।
2014-15 में शुरू किया गया था और इसकी अवधि को बढ़ा करके कर दिया गया है 2026। ठीक है, 22,500 करोड़ रुपए। पता नहीं गंगा साफ हुई है या नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है हमारे सामने, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को शुरू किया गया था वर्ष 2011 में। आपका काम यह है कि बताएंगे हमें वर्ष 2014 में, सॉरी वर्ष 2011 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जिसकी शुरुआत 1986 में की गई है, और गंगा ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई है। गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर के रेंज में जो गांव बसे हुए हैं, उन गांव को बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए गंगा ग्राम कार्यक्रम को लाया गया था। ध्यान रखेंगे, आपसे इन सभी पहल का नाम दिया जा सकता है, कार्यक्रम का नाम दिया जा सकता है, और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वो ईयर कौन सा था। ठीक है, एक टर्म है हमारे सामने टेनरी। टेनरी क्या होता है? ऐसे कारखाने जहां जानवरों की त्वचा को संसाधित करके चमड़े में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो टेनरी क्या होता है? चमड़े का कारखाना, याद रखेंगे। न्यूज में हमारे सामने है पलार नदी। पूछा जा सकता है पलार नदी किस राज्य में बहती है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। और ये कहां से निकलती है पलार नदी? तो नंदी हिल्स जो कर्नाटक में है, यहां से निकलती है नंदी हिल्स। ये टेनरी जो चमड़े का कारखाना है, उसके कारण से पलार नदी बहुत प्रदूषित हो रही थी, इसलिए ये पलार नदी न्यूज में है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से है? नंदी हिल्स कर्नाटक से। और पलार की सहायक नदियां कौन सी हैं? चेय्यार और पोन्नई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पलार नदी कहां से निकलती है? नंदी हिल्स कर्नाटक से। अब एक है कैरेबियन सागर। ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। चलिए एक बार हम लोग अपने पीछे जो बताया था मैं आपको ट्रिक, उसे हम लोग रिवाइज करते हैं। किससे संबंधित था ये ट्रिक? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये किससे संबंधित था। ये संबंधित था आपका कैस्पियन सागर से। ठीक है, और ये है कजाकिस्तान, ये है अजरबैजान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है रसिया, और ये है ईरान। सबसे बड़ी सीमा कैस्पियन सागर की किससे लग रही थी? कजाकिस्तान से लग रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्रुवीय भालू को, पोलर बियर। पोलर बियर का वैज्ञानिक नाम क्या है? उर्सस मैरीटिमस। उर्सस मैरीटिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्रुवीय भालू क्या होते हैं? एक कुशल तैराक होते हैं, बहुत अच्छे से ये तैर सकते हैं, और ये प्रति मील 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। प्रति घंटा 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल भी सकते हैं। और पोलर बियर कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो वो है कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस और अमेरिका में पाया जाता है ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से किसका शिकार करते हैं? सील का शिकार करते हैं। सील आपको पता होगा बर्फीली स्थानों पर पाई जाती है। ध्रुवीय भालू का आईयूसीएन स्टेटस संवेदनशील है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो इनके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, उसे बस याद रखिए, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुवीय भालू की त्वचा पर एक ऑयली पदार्थ पाया जाता है, और उसे हम कहते हैं सीबम। तो इसे याद रखिएगा, ऑयली पदार्थ जो मिलता है ध्रुवीय भालू के स्किन पर या उसके फर पर, उसे हम सीबम कहते हैं। और ये काम कैसा करता है? अगर वो पानी में भी डूबेंगे तो पानी जो है उनके फर के अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर ही रहता है सिर्फ, है ना। तो ये सीबम ही वो काम करता है कि पानी को अंदर नहीं जाने देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब पढ़ते हैं आक्रामक मछलियों के बारे में, आक्रामक मछली की कुछ प्रजातियों के बारे में, जिसमें से एक है गैम्बूसिया एफिनस। गैम्बूसिया एफिनस को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? देखिए, ये जो बताया जा रहा है इसकी विशेषता, आईयूसीएन स्टेटस याद रखिए ना रखिए, ये जो आपको विशेषता बताई जा रही है इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी में एग्जाम जो है इनके विशेषताओं को लेकर ही पूछी जाती है ना। आईयूसीएन स्टेटस सीधा सीधा नहीं देगा, अब वो स्टेट पीसीएस का पार्ट हो गया है। यहाँ क्या है? मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है गेम्बूसिया एफिनिस को। और गेम्बूसिया एफिनिस जो है ये एक दिन में 100 से 300 मच्छरों के लार्वा को खा सकती है। गेम्बूसिया एफिनिस का प्रयोग जो है ये मच्छर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। और ये एक दिन में 100 से 300 मच्छरों के लार्वा को खा सकती है। सभी प्रकार के जल में रह सकती है, यानी कि खारा पानी हो, उसका सैलिनिटी बहुत हाई हो, हर तरीके के पानी में ये गेम्बूसिया मछली जो है रह सकती है।
ऑक्सीजन का स्तर कम हो तो भी रह सकती है, आक्रामक प्रजाति है, रह सकती है। आईयूसीएन जो है इसे 100 सबसे आक्रामक प्रजाति की सूची में शामिल किया है। ठीक है, गेम्बुसिया एफिनिस मॉस्किटो फिश को 100 सबसे आक्रामक प्रजातियों की सूची में किसने शामिल किया है? आईयूसीएन ने शामिल किया है। और इसे भारत में मच्छरों के नियंत्रण के लिए 1928 में लाया गया था, ये भी याद रखेंगे। एक और है आक्रामक मछली की प्रजाति, वो है पोसिलिया रेटिकुल्टा, है ना। पोसिलिया रेटिकुल्टा जिसे गप्पी के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक आक्रामक मछली की प्रजाति है। फिर है हमारे सामने नया मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना। मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना कहां पर है? यह है आपका मध्य प्रदेश में। आपसे ऐसा सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है कि मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य। और पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? व्यास नदी पर। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। और इसी को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य को ही महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। और इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है आपका चिनार पेड़ के बारे में। चिनार पेड़ कहां पर पाया गया है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जो जम्मू कश्मीर का आपका चिनाब का घाटी है और प्लस में पीर पंजाल का जो घाटी है, वहां पर ये चिनार पेड़ पाया जाता है। और चिनार पेड़ को मैपल ट्री के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्यों खबरों में था? क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इस पेड़ की निगरानी के लिए जियो डिजिटल टैग की पहचान शुरू की थी। जियो टैग डिजिटल पहचान की शुरुआत की थी। किस पेड़ को पहचानने के लिए? चिनार पेड़ को पहचानने के लिए, याद रखिएगा। चिनार पेड़ जो है एक पर्णपाती वृक्ष है। 30 मीटर तक ये ऊंचा हो जा सकता है, ऊपर 30 मीटर तक, है ना। और इसके पत्ते मौसम के साथ रंग बदलते हैं, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो विशेषताएं यहाँ बताई जा रही हैं विभिन्न प्रजातियों से संबंधित उसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। 3 से 4 बार वीडियो जरूर आप देखिएगा प्रीलिम्स के एग्जाम देने से पहले। और जो जो यहाँ पर आपको सीरीज करवाया जा रहा है, इन सब से संबंधित आपको एमसीक्यू भी उपलब्ध करवाया जाएगा बहुत जल्द हमारे चैनल पे, है ना। एमसीक्यू चैनल पे या व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है? स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहां से हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो ब्रैकेट में यूपीएससी लिख के हमें मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि पीसीएस के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं। तो अगर आपके नाम के आगे यूपीएससी रहेगा तो मुझे आसानी होगी आपको अपने यूपीएससी के ग्रुप में ऐड करने में। लगातार कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंगूठे को थोड़ा सा मेहनत दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है हमारे पास BDE 209। ये क्या है? तो BDE 209 जो है ये ब्लैक प्लास्टिक जो होता है, काला प्लास्टिक आप घरों में देखे होंगे आप, उसमें पाया जाने वाला एक अग्निरोधी रसायन है। और इसका पूरा नाम क्या है? डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर। BDE 209 का पूरा नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? डेका ब्रोमो डिफेनिल ईथर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास PAH। PAH क्या है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये भी प्लास्टिक में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। और इसी के कारण, PAH के कारण, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक से कैंसर होने का संभावना रहता है। वो होता किसके कारण है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में। ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg मात्र, ओनली 1.5। जो जो फीचर्स मैं बता रहा हूं इसे जरूर याद रखिएगा। बहुत मेहनत से 3-3 4-4 मैगजीन पढ़ पढ़ के यहां से निकाला हूं। इसमें द हिंदू, PIB से भी इनपुट रखा गया है। तो अगर आप कोई और सोर्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इसे पढ़िए, आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। ठीक है, तो रस्टी स्पॉटेड कैट जो है दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है और बंगाल के जंगलों में इसे पहली बार देखा गया है। ठीक है, कहां पर? बंगाल के जंगलों में पहली बार इसे देखा गया है। भारत में इसका इस प्रजाति की कुल 80% जो संख्या है वो भारत में पाई जाती है। साथ ही साथ ये नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है, याद रखेंगे।
अब हमारे पास व्हेल से संबंधित कुछ टॉपिक है। व्हेल मछली आपको पता होगा। तो व्हेल जो है ये आपका सिटेशिया वर्ग से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस वर्ग से संबंधित है तो सिटेशिया वर्ग से संबंधित है। और जिस प्रकार से वो भोजन करते हैं उस आधार पर व्हेल को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है बलीन व्हेल। बलीन व्हेल में कौन कौन आते हैं? ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल और ग्रे व्हेल। ये क्या करते हैं? क्रील, प्लवक, छोटी मछलियां इन सबको खाते हैं। और दूसरा व्हेल का प्रजाति है वो है दंत युक्त व्हेल जिसमें दांत होता है। एक है स्पर्म व्हेल, किलर व्हेल और एक है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी व्हेल की प्रजाति है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब दंत युक्त में जो दांत तो होता है लेकिन वो दांत खाने के लिए नहीं होता है, ये पूरा निगल जाते हैं अपने भोजन को, है ना। स्पर्म व्हेल जो है, जो आपका दांत वाला व्हेल होता है, एकमात्र ऐसा व्हेल है जो इंसान को भी निगल सकता है। बाकी जो व्हेल है, ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल, ग्रे व्हेल और आपका किलर व्हेल, डॉल्फिन, ये सब इंसान को नहीं निगल सकते हैं क्योंकि इनका जबड़ा जो है छोटा होता है। स्पर्म व्हेल जो है एकमात्र ऐसा व्हेल का प्रजाति है जो इंसान को भी निगल सकता है। ठीक है। अब हम्पबैक व्हेल के बारे में पढ़ते हैं। हम्पबैक व्हेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पीठ पे कुबर जैसा निकला हुआ रहता है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हम्पबैक। ठीक है। हम्पबैक में मादा जो है ये नर से आकार में बड़ी होती है। ठीक है। तो हम्पबैक व्हेल में जो फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है, इस बात को याद रखेंगे, आकार में, है ना। और ये दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है। कौन? हम्पबैक व्हेल जो है दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है, याद रखेंगे। हम्पबैक व्हेल जो है ये शिकार करने के लिए बबल नेट फीडिंग का इस्तेमाल करती है। बबल नेट फीडिंग का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये एक व्हेल का मुंह है, ये यहां से क्या करेगी? अपने मुंह से बबल छोड़ेगी। बबल ऐसे ऐसे जब जाएगा ऊपर तो जो छोटी मछलियां हैं उन सबको लगेगा कि इधर कुछ भोजन है। अब वो जैसे इधर आएंगी तो ये अपना मुंह खोल के रखती है, सब इसमें घुस जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है बबल नेट फीडिंग, है ना। चलिए, महासागर दशक कौन सा है? 2021 से 30 तक, ये एक फैक्ट के रूप में यहाँ ऐड कर दिया गया। याद रखेंगे महासागर दशक के बारे में। तो कौटिल्य पीसीएस आपके लिए लगातार लेके आता रहेगा ऐसा करेंट अफेयर्स का सेशन। और ये हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित दूसरा वीडियो था। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है जनवरी 2025 का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए और फिर कंटिन्यू 3-4 बार रिवाइज कीजिए इन वीडियोस को, आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से भी एक वीडियो अपलोड किया गया है और पॉलिटिकल साइंस वगैरह से भी संबंधित वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जो कि हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं उससे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, अपना नाम और नाम के आगे अपना स्टेट और यूपीएससी जरूर लिख दीजिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकें। क्योंकि पीसीएस के कैंडिडेट का भी मैसेज आते रहता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।